बूढ़ी माँ का 8वां वचन। नमस्कार दोस्तों, सानिया फास्ट स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है 8वां वचन। सर्दियों के दिन थे। आज बहुत दिनों के बाद कनकनी धूप खिली थी। तो मनोहर जी और उनकी पत्नी निर्मला जी सुबह का नाश्ता करने के बाद घर का रोजमर्रा का सामान लेने के लिए घर के पास वाली मार्केट चले गए। खरीदारी करके वापस लौटते लौटते दोपहर के 2 बज चुके थे। चलते चलते रास्ते में ही निर्मला जी के पांव अचानक छिटक कर रुक गए और वो बड़े गौर से सामने की ओर देखने लगी। सामने एक प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग थी। छुट्टी का समय था, इसलिए स्कूल का गेट खुला हुआ था और एक एक करके सभी बच्चे दौड़ते हुए गेट से बाहर आ रहे थे। किसी बच्चे की माँ उसे लेने आई थी तो किसी के पिता। बाहर आते ही बच्चे बड़ी खुशी से अपने माता पिता को दिन में क्या क्या हुआ सब बताने लगते थे। सभी बच्चों के माता पिता के चेहरे पे एक इत्मीनान सा दिखाई दे रहा था। बाहर आते हर बच्चे की ओर देखते हुए निर्मला जी बस गेट पर नज़र बनाए हुए थी। तभी मनोहर जी बोले, क्या निर्मला, तुम फिर यहाँ रुक गई? अरे कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि अब हमारा बेटा यहाँ पढ़ाई नहीं करता। उसकी पढ़ाई बहुत सालों पहले ही ख़त्म पूरी हो चुकी है और यह स्कूल भी वो कब का छोड़ चुका है। स्कूल तो क्या, अब वो हमें और इस देश को भी छोड़कर जा चुका है। कहते कहते मनोहर जी का स्वर गीला हो गया और यहाँ वहाँ देखते हुए अपनी आंखों के आंसू छुपाने की कोशिश करने लगे। जानती हूँ, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हर बार स्कूल के सामने से गुजरते हुए मेरे पाँव अपने आप रुक जाते हैं, इस उम्मीद में कि अभी हमारा बच्चा दौड़ते हुए आएगा और खुशी से मामा पुकारते हुए मेरे सीने से लग जाएगा। निर्मला जी ने कहा। यह सुनकर मनोहर जी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। तो निर्मला जी बोली, बहुत याद आती है दीपक की। आपको भी तो आती होगी ना। निर्मला जी की इस बात पर मनोहर जी उन्हें समझाते हुए बोले, अरे निर्मला, कब समझोगी तुम? बच्चे जब स्वयं बच्चों वाले हो जाते हैं तो मान लेना चाहिए कि वो बड़े हो चुके हैं। उनके कर्तव्य और अधिकार बदल जाते हैं। फिर हम यहाँ अकेले कहाँ हैं? हम दो, तुम है, 2 जन जब 7 करे होती तो 2 नहीं 11 होते हैं। तो निर्मला जी बोली, आपकी यह फिल्मोफोसी सुनने को तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक माँ के मन को संतुष्ट नहीं कर सकती। मन के भीतर की उदासी निर्मला जी के कंठ को अवरुद्ध कर रही थी। फिर मनोहर जी ने कहा, निर्मला, हमारे अलावा इस देश में और भी ऐसे माँ बाप हैं जिनके बच्चे उन्हें यहाँ छोड़कर दूसरे देश में बस गए हैं। आजकल ये आम बात हो चुकी है और वैसे भी फ्लाइट में अमेरिका से भारत आने में समय ही कितना लगता है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब घर चलो। कहते हुए मनोहर जी निर्मला जी का हाथ थाम कर चल पड़े थे। निर्मला जी को तो समझाते रहते थे, परंतु बच्चों के दूर चले जाने का गम उन्हें भी अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। चलते चलते उनके मन के मस्तिष्क में अतीत की लहरें हिलोरे मारने लगी। माँ, पिताजी, मेरी विदेश में नौकरी लग गई। वर्षों से जो मैंने सपना देखा था आज वो पूरा होने जा रहा है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका में सेटल हो जाऊंगा। अब देखिएगा पिताजी, आपका बेटा कैसे तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचता है। बड़े खुशी से मनोहर जी के बेटे दीपक ने उन्हें यह बात बताई, लेकिन बेटे के विदेश जाने की बात सुनते ही मनोहर जी हक्के बक्के रह गए और इधर यह बात सुनकर निर्मला जी तो मानो पत्थर सी हो गई थी। एक शब्द उनकी जबान से नहीं निकल पाया था। तो मनोहर जी अपने बेटे से रुकने का आग्रह करने के इरादे से बोले, यह क्या कह रहे हो तुम? बेटा, इकलौते बेटे हो तुम हमारे, तुम ही हमें छोड़कर हमें अमेरिका चले जाओगे तो इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? अकेला कैसे रह पाएंगे? ओह कम ऑन बाबूजी, यह वक्त इमोशनल होने का नहीं है। पिताजी, आखिर मेरे फ्यूचर का सवाल है। मेरे सभी दोस्त विदेश में जाकर बस गए हैं और क्या कमाल की लाइफ स्टाइल है उनकी। आप क्या चाहते, मैं ज़िंदगी पर यही फंसा रह जाऊँ? क्यों बेटा, क्या कमी है हमारे देश में? मुझे अच्छी पेंशन मिल रही और तुम्हें मुंबई में अच्छी खासी जॉब कर रहे हो। यह घर भी हमारा अपना है। आखिर कमी किस चीज़ की है बेटा? तो तुम अपना देश छोड़कर, माँ बाप को छोड़ के विदेश की धरती पे बसना चाहते हो। बेटा, हमें समझने की कोशिश करो। इस उम्र में हम तुमसे दूर रहना नहीं चाहते। हमें अपने
बेटा बहू पोता पोती के साथ रहना चाहिए क्या पिताजी? मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है या नहीं? मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। दीपक इतना कहने पर मनोहर जी बोले, बेटा विदेश जाने का मौका तो अपनी नौकरी के दौरान मुझे भी मिला था, परंतु तेरी बोर्ड की परीक्षा के कारण हम तो विदेश नहीं गए थे। हमने तो पहले तुम्हारे बारे में सोचा था। अब दीपक की बहन परी जवाब देने लगी थी। गुस्से में आकर वो बोला, पिताजी वो आपकी बेवकूफ़ी थी, लेकिन अब आप मुझसे यह नहीं चाहते कि मैं भी वही बेवकूफ़ी दोहराता रहूं और भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले के कारण सारी उम्र पछताता रहूं। माफ़ कीजिएगा पिताजी, लेकिन मुझसे यह नहीं हो पाएगा। मैं प्रैक्टिकल होकर अपने फैसले लेता हूँ। बेटे का दो टुक जवाब सुनकर मनोहर जी शून्य रह गए। उन्होंने कतार नजरों से अपनी पत्नी निर्मला जी की ओर देखा, पर उनकी आंखों में तो सिर्फ आंसू ही आंसू थे। शायद अभी तक सदमे से में थी, लेकिन उनके बेटे दीपक को इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। विदेश में सुनहरे भविष्य की लालसा ने उनके पंख को लगा दिए थे। माता पिता के चेहरे पे पसरी निराशा और हताशा के भाव को नज़रअंदाज करके आखिरकार उड़ ही गया था। वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बूढ़े माँ बाप को अकेले जीने या मरने के लिए छोड़कर पुरानी बातों को याद करते करते मनोहर जी कब घर के बाहर पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। सामान का थैला घर के बाहर दरवाजे पर रखते हुए मनोहर जी ने निर्मला जी की ओर हाथ बढ़ाया। लाओ निर्मला, चाबी दो। लेकिन निर्मला जी ने कोई हरकत नहीं की। अरे क्या कर रही हो निर्मला, दो ना चाबी, कहते हुए मनोहर जी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। निर्मला जी की आंखें आश्चर्यचकित से खुली रह गई। वो अपना सर पकड़े बैठी थी और देखते ही देखते कटे वृक्ष की भांति कब जमीन पे गिर गई पता ही नहीं चला। निर्मला निर्मला क्या हुआ तुम्हें, कहते हुए मनोहर जी मदद के लिए चिल्लाने लगे तो आसपास के लोग दौड़े चले आए। जल्दीबाजी में एक गाड़ी में लिटाकर निर्मला जी को अस्पताल ले जाया गया। अंदर डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में निर्मला जी को ट्रीटमेंट कर रहे थे तो वहीं बाहर बैठे मनोहर जी के हाथ पांव फूले जा रहे थे। वो चिंता में डूबे जा रहे थे कि आखिर उनकी पत्नी को ऐसा क्या हुआ जो इस तरह चक्कर खाकर गिर पड़ी। शायद कमजोरी या आ गई होगी, सोचते हुए अपने आप को समझाने लगते तो दूसरी और विचार आता कि कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं, कैंसर तो नहीं, अंत ही नहीं था। घबराहट में आकर उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया, लेकिन 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी दीपक ने फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर में नर्स इमरजेंसी वार्ड से बाहर आई। मेरी पत्नी निर्मला कैसी? अब मनोहर जी ने पूछा तो नर्स ने कहा, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, आप रिसिप्ट पर 10,000 की पेमेंट जमा करवा दीजिए। मनोहर जी ने रिसिप्ट पर जाकर अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अगले दिन जब निर्मला जी की सारी रिपोर्ट आए तो कुछ भी सामने आया उसे जानकर मनोहर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। निर्मला जी को कैंसर था। कुछ देर तो मनोहर जी को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में जान ही नहीं है, परंतु उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। मन ही मन सोच लिया था कि अपनी पत्नी को भी परेशानी नहीं होने देंगे। तभी उनके पास उनके बेटे दीपक का फ़ोन आया तो मनोहर जी ने उसे सारी बात बताई तो दीपक बोला, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, माँ ठीक हो जाएगी, बस उनके खाने और दवाइयों का ध्यान रखिएगा। बेटे से बात करके मनोहर जी का दिल भी थोड़ा हल्का हो गया था। 2 दिन बाद निर्मला जी को घर भेज दिया गया। मनोहर जी उनका बहुत खूब अच्छे से ध्यान रख रहे थे। अपने हाथों से उनके लिए पौष्टिक खाना बनाते और समय पर दवाई देते। हर रोज़ सुबह या शाम को उनके साथ पार्क में टहलने जाते। उन्हें चेकअप और इलाज के लिए टैक्सी में बैठाकर अस्पताल ले जाते। अपने प्रति मनोहर जी का इतना समर्पण देखकर निर्मला जी की आंखें भर आती, परंतु मनोहर जी ने ठान लिया था कि वो निर्मला जी को कुछ नहीं होने देंगे और उनका अच्छे से अच्छा इलाज करवा कर उन्हें ठीक करके ही दम लेंगे। दिन यूं ही बीतने लगे, लेकिन निर्मला जी की हालत हर बीतते दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। अक्सर अपनी हालत देखकर वो कमज़ोर पड़ जाती, लेकिन मनोहर जी हमेशा उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करते, यह कहकर कि अच्छा इलाज और विश्वास के बल पे बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हराया जा सकता है। परंतु मनोहर जी स्वयं कभी कभी अकेले बैठकर आंसू बहाने लगते थे। पत्नी की बीमारी के कारण मनोहर जी अब मानसिक पीड़ा के
अतिरिक्त आर्थिक परेशानियों से भी जूझने लगे थे। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए एक दिन सुबह ही मनोहर जी ने फिर से अपने बेटे को फ़ोन लगाया तो उनका बेटा गुस्से में भड़कते हुए बोला, क्या पिताजी, समय तो देख लिया कीजिए, यहाँ रात के 11 बज रहे हैं। आपको शायद वहाँ कोई काम नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ बहुत बिजी रहता हूँ। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारी माँ की तबीयत अच्छी नहीं है, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन पिताजी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बुढ़ापे में तो यह सब चलता ही रहता है। आप उन्हें डॉक्टर को दिखाइए, वैसे भी मेरे वहाँ आ जाने से उनकी तबीयत तो ठीक नहीं हो जाएगी ना। और हाँ, छोटी मोटी बातों के लिए मुझे फ़ोन करके परेशान मत किया करो, ज़्यादा ज़रूरी हो तो मुझे दीपक से बात कर रहे थे क्या? मेरी भी बात करवा ही दी होती। अपने कमरे में लेटी हुई निर्मला जी बोली तो मनोहर जी अंदर आए और चेहरे पे फीकी सी हंसी लाते हुए बोले, अरे निर्मला, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि इस समय वहाँ रात है। वह सब लोग सो रहे थे, बेवजह मुझे डिस्टर्ब कर दिया मैंने। मैं तुम्हारे कल बात करवा दूंगा। वैसे क्या कह रहा था दीपक ने, कब आएगा वो भारत हमसे मिलने? निर्मला जी के इस प्रश्न का मनोहर जी सोच में पड़ गए। फिर हड़बड़ाते हुए बोले, हाँ निर्मला, वो छुट्टियां लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे उसे छुट्टी मिल जाएगी तुरंत दौड़ा आएगा तुमसे मिलने। नजर चुराते हुए मनोहर जी अपनी बात कहकर तुरंत कमरे से बाहर चले गए। अपनी पत्नी से रात देर तक सच छुपाना उनके बस में नहीं था। नहीं तो तुरंत थोड़ी देर ही में निर्मला जी के खड़ाने की आवाज़ आने लगी तो मनोहर जी जल्दी से उठकर उनके पास गए। जाकर देखा तो निर्मला जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। उन्होंने तुरंत टैक्सी बुलाकर और निर्मला जी को अस्पताल लेकर गए। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब मनोहर जी के पास आए। बस कुछ निर्मला जी सो रही थी। देखिए मिस्टर मनोहर, निर्मला जी की हालत गंभीर होती जा रही है। उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बोन मैरो डोनेट करने का तैयारी करता हूँ। नहीं मिस्टर मनोहर, आपका बोन मैरो मैच नहीं होगा। हाँ, आपका बेटा बोन मैरो डोनेट कर सकता है या फिर निर्मला जी के भाई बहन में से कोई। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारा बेटा तो अमेरिका में रहता है। ठीक है, मैं अपने बेटे से इस बारे में बात करता हूँ, लेकिन मिस्टर मनोहर ज़रा जल्दी कीजिएगा। बोन ट्रांसलेशन एक लंबा प्रोसेस है और हमारे पास समय कम है। इसमें कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का खर्च आएगा और यदि समय पर ट्रांसलेट हो जाता है तो 50% से अधिक चांस है कि उनके बचने की। नहीं तो क्या डॉक्टर साहब, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। अपनी पत्नी से दूर जाने का ख्याल मात्र ही मनोहर जी अंदर तक सिहर गए। तभी डॉक्टर ने कहा, और हाँ मनोहर जी, यह ध्यान रखिए कि आपको उनकी दवाई का खास ध्यान रखना है। एक टाइम की दवाई भी छूटने नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद मनोहर जी निर्मला जी को अपने साथ ले आए। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन लगाया तो फ़ोन उठाते ही दीपक भड़क गया। पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि बार बार मुझे डिस्टर्ब मत किया कीजिए। वो भी तो ठीक है ना बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ। अरे पिताजी, बंद कीजिए, माँ की बीमारी के नाम पे मुझे ब्लैकमेल करना प्लीज़। फिर झिझकते हुए मनोहर जी बोले तो दरअसल बेटा, बात यह है कि तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास जितने पैसे थे वो दवाइयों में खर्च हो गए हैं। पेंशन आने में तो अभी बहुत दिन ही बाकी है और पेंशन भी इतनी तो नहीं है कि उसी से भरोसे इलाज जारी रखा जा सके। अरे तो पिताजी, इतना बड़ा घर है, वो किस दिन काम आएगा? आप घर को गिरवी रख के बैंक से पैसे ले लीजिए। मुझे आपके घर की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, लेकिन इस काम में तो समय लग जाएगा और हमारे पास इतना समय। तभी पिताजी की बात को काटते हुए दीपक बोला, देखिए पिताजी, समझने की कोशिश कीजिए, मैं अभी बिजी हूँ। आपको जो कुछ भी कह रहे हैं व्हाट्सएप कीजिए। पर प्रांता बड़े होकर अपने ही बच्चे कैसे इतने स्वार्थी और पत्थरदिल हो जाते हैं। काफ़ी देर तक कुछ सोच विचार करते हैं कुर्सी पर यूं ही बैठे रहे। अपने गाल को हथेली पर टिकाते मनोहर जी को अपने बेटे की बातें किसी बहाने दर्द की अनुभूति करा रही थी। आंखों में कड़कते खारे पानी से हथेली और गाल में
चिपचिपाहट पैदा कर रही थी। मनोहर जी ने उठकर अपना चेहरा धोया और फिर से चेहरे पे एक नकली सी मुस्कान बिखेरते हुए निर्मला जी के पास दवाई लेकर आ गए। कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा, एक वक्त की दवाई भी नहीं भूलते। नहीं, ख्याल तो हमेशा तुमने मेरा रखा है निर्मला जी, और तू जानती हो आज पूरे 40 साल हो गए तुम्हें यह सब करते करते, मनोहर जी ने कहा। तो निर्मला जी हैरान होते हुए बोली, अरे हाँ, यह तो मैं भूल ही गई थी कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो मनोहर जी ने कहा, हाँ निर्मला, मुझे आज भी याद है वो दिन जब दुल्हन बनकर तुम इस घर में आई थी। फिर निर्मला जी मुस्कुरा उठी और बोली, उस दिन से लेकर आज तक हम अपनी शादी की सालगिरह को बड़े प्यार और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते आए थे। पिछली सालगिरह पे तुमने मुझे लाल रंग की साड़ी खरीद कर दी थी। हाँ निर्मला, लाल रंग की साड़ी तुम्हारे गोरे चेहरे को और भी खूबसूरत बना दे रही थी। हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ, लाल सिंदूर से भरी मांग, गले में मंगलसूत्र और पैरों में झमझम बजती पायलटें, उनमें भी तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी। तो निर्मला जी मुस्कुराते हुए बोले, पता है मेरी उम्र की बाकी सभी औरतें कहती हैं कि हमने बहुत कर लिया सजना संवरना, इस उम्र में क्या अच्छा लगता है यह सब, पर मैंने खुद को कभी उम्र के हवाले नहीं किया था। लेकिन अब हालत ऐसी हो गई कि कहते कहते निर्मला जी का गला टूट गया और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद बोली, याद है आपको वो दिन जब आपने मेरा हाथ थाम कर मुझसे कहा था कि मैं तुमसे हमारी शादी का 8वां वचन चाहता हूँ। तो मैं सोच कर हैरान रह गई कि क्या 7 वचन कम थे जो अब एक और मांग रहे हैं। तो आपने मुझसे कहा था कि मुझे वो वचन चाहिए कि तुम सदा यूं ही मेरे साथ निभाओगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, कोई भी मुश्किल क्यों न हो, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। और मैंने भी आपको यह वचन दे दिया था। इतना कहकर निर्मला जी ने मनोहर जी का हाथ अपने हाथ में लिया और रोते हुए बोले, आज तक मैंने आपसे उस वचन को निभाया था, लेकिन अब शायद। इतना सुनते ही मनोहर जी जो अब तक अपनी पत्नी के सामने अपने दिल को मजबूत किए बैठे थे, अचानक जैसे टूट बिखर गए और निर्मला जी के गले लगकर फूट फूट के रो पड़े। दोनों ओर से अश्रुधारा बहती जा रही थी। एक दूसरे का साथ छूटने की विचार मात्र से ही दोनों अंदर तक कांप गए थे। बस निर्मला, बहुत हुआ यह रोना धोना, अब तुम्हें ठीक होना है मेरे लिए, इसलिए जल्दी से यह खाली पेट वाली दवा खा लो, फिर नाश्ता भी करना है। कहते हुए मनोहर जी ने निर्मला जी को दवाई दी और जैसे उठकर जाने लगे तभी पीछे से उसका हाथ थामे हुए निर्मला जी बोले, बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ना आपको मेरी वजह से। क्या करूँ, मेरा भी आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। तुम कहीं नहीं जाओगे निर्मला, एकदम ठीक हो जाओगी। फिर निर्मला जी ने कहा, क्या आपकी दीपक से बात हुई? नहीं, कुछ देर पहले फ़ोन किया था, उसने फ़ोन नहीं उठाया, ऑफिस में बिजी रहता है। या क्या बात हुई, ऐसा भी क्या बिजी हो गया कि हम बीमारी माँ का हालचाल पूछने के लिए भी उसके पास समय नहीं है। उसे फिर से फ़ोन लगाइए ने, एक बार बात करनी है उससे। नहीं निर्मला, शायद वो अब भी बिजी हो, मैं कल बात करवा दूंगा। क्या आप भी ना हर रोज़ कल कल कहकर बात को टाल देते हो? एक बार तो बात कर दो, उससे बात करने का बहुत दिल कर रहा है। हो सके तो वीडियो कॉल में बात करवा दीजिए, उसके साथ साथ बच्चों को भी चेहरा देखने को मिल जाएगा। मनोहर जी ने अपनी बेटी को वीडियो कॉल लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। निर्मला जी के बार बार जिद करने पर मनोहर जी ने फ़ोन लगाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, आखिर आप लोग चाहते क्या है मुझसे? सारे काम छोड़कर क्या मैं सारा दिन आपके साथ फ़ोन पे बातें ही करता रहूँ? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे आपका फ्लैट नहीं चाहिए, आप उस पर बैंक से लोन ले सकते हो और जो मन में आए वो कर सकते हो। यह सुनकर मनोहर जी ने फ़ोन काट दिया और बोले, वह निर्मला, दीपक ने कहा है कि उसे बहुत काम है, जब फ्री हुआ तो उसने आप फ़ोन कर लेंगे। मैंने तुम्हें कहा था कि वो अभी बिजी होगा, लेकिन तुम मानती कहाँ हो। अब खाना खा लो, दवाई लेने का समय हो रहा है। निर्मला जी मनोहर जी के मन के भाव तार गए थे। उनके कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, कोई बात नहीं, आप उदास मत होइए बेटे की अपनी ज़िंदगी अपने पैरों पे खड़ा है, खुश है, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? उसकी खुशी में ही हमें अपनी खुशियों को तलाशना चाहिए। वो काम में व्यस्त रहता होगा ना,
तो ज़बरदस्ती उसे वहाँ यहाँ बुलाकर हम उसकी तरक्की में बाधा क्यों डालें। अपनी आंखों के आंसू छिपाने का प्रयास करते हुए निर्मला जी ने कहा और दवाई लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर कुछ देर बाद पानी का गिलास वापस देते हुए बोली, एक इच्छा है मेरी, वादा करो उसे पूरा जरूर करोगे। मनोहर जी ने उन्हें प्रश्नवाचक निगाह से देखा तो निर्मला जी बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार दीपक के हाथों से ही हो। मेरी चिता को मुखाकिर मेरा बेटा ही दे। यह तुम क्या कह रही हो निर्मला, तुम कहीं नहीं जा रही हो। कांपते स्वर में मनोहर जी बोले, जी अब रहने भी दीजिए, मुझे सब मालूम है। जिस समय डॉक्टर साहब आपको मेरी हालत के बारे में बता रहे थे उस समय मैं सोई नहीं थी, सब सुन लिया था मैंने। यह बात सुनते मनोहर जी आश्चर्यचकित रह गए। फिर निर्मला जी बोली, बस मुझे यह वचन दो कि तुम मेरी अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करोगे। नहीं निर्मला, तुम जानती हो इस इच्छा को पूरा करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं नाश्ता लेकर आता हूँ, रंधे स्वर में मनोहर जी ने कहा और रसोई में चले गए। वहाँ भी जी भर के रोए। निर्मला जी की बिगड़ती हालत उन्हें परेशान किए जा रही थी। दिल में हर क्षण एक अनजाना सा डर अगनाई लेने लगा था। 2 दिन बीत गए तो मनोहर जी के मोबाइल के बेल बजे। उसके बेटे का फोन था। बड़ी उत्साह से उन्होंने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, पिताजी मैं इंडिया आ रहा हूँ। सुनते मनोहर जी का चेहरा खिल उठा। सच बेटा, कब आ रहा है तू? बस पिताजी 4 दिन बाद वहाँ पहुँच जाऊँगा। अच्छा तो ठीक है, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। मनोहर जी के मन में एक आस जगी तो दीपक बोला, लेकिन पिताजी मैं मुंबई आ रहा हूँ तो इसमें डॉक्टर का क्या मतलब है? मैं वहाँ सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहा हूँ। हालांकि थोड़ी मुश्किल तो होगी पर थोड़ा समय निकाल कर आप लोगों से मिलने के लिए आ जाऊँगा। और हाँ पिताजी, मुंबई में मेरे दोस्त एक बैंक मैनेजर के पद पे है। घर को गिरवी रख कर लोन लेने के बारे में मैंने उससे बात की थी। उसने कहा कि वो जल्दी से जल्दी यह काम करवा देगा। अब मैं आ रहा हूँ तो बैंक से लोन लेने संबंधी सारी औपचारिकताएं भी पूरी करवा लेते हैं। आप घर के कागज पहले ही निकाल कर रखना। मैं चाहता हूँ कि बैंक की कागजी कार्रवाई मेरे सामने हो ताकि आप लोगों को पैसों से संबंधित सारी दिक्कतें दूर हो जाए और साथ साथ मेरी परेशानियां भी। कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। बेटे की बात सुनकर मनोहर जी के विश्वास का एक और पहलू आज दम तोड़ चुका था। दिल और दिमाग का कोई भी हिस्सा यह मानने को तैयार नहीं था कि कोई बेटा इतना भी स्वार्थी हो सकता है। उनकी आंखें लाल थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उन आंखों से कभी भी लूह बूंदें टपकने लगे पड़ेगी। लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने खुद को संभालते हुए अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर चेहरे पर मुस्कुराहट का मुखौटा पहन कर निर्मला जी के पास अगर बोले, जानती हो निर्मला, तुम्हारा बेटा आ रहा है इंडिया। सुनते ही निर्मला जी की आंखों में चमक आ गई और मुस्कुराते हुए बोले, क्या आप सच कह रहे हो ना? हाँ निर्मला, झूठ बोलकर मुझे क्या ही मिलेगा। अच्छा तो कब आ रहा है वो? बच्चे भी आएंगे ना उसके साथ? 4 दिन बाद ही हाँ पहुंच जाएगा, लेकिन अकेला आएगा। दरअसल उसकी मुंबई में एक मीटिंग है जिसके चलते वो इंडिया आ रहा है। वह मीटिंग खत्म करने के बाद कुछ समय के लिए वो हमसे मिलने भी आ जाएगा। क्या केवल कुछ समय के लिए? निर्मला जी की मुस्कुराहट पल भर में निराशा में तब्दील हो गई। हाँ निर्मला, क्या करें, बहुत व्यस्त रहता है हमारा बेटा। अच्छा तुम्हारी दवाई का समय हो रहा है, मैं खिला देता हूँ तुम्हें। अरे नहीं, दवाई मैं खा लूँगी, पानी पास में ही रखा है, निर्मला जी ने कहा। ठीक है निर्मला, दवाई खाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है, ज़्यादा देर तक जागना तुम्हारी तबीयत के लिए अच्छा नहीं है, मनोहर जी ने कहा। लेकिन निर्मला जी की आंखों में नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मन मस्तिष्क में विचारों की तीव्र आंधियां चल रही थी। 3-4 दिन बाद दीपक अपने दोस्त के साथ घर पहुंचा तो देखा मनोहर जी बाहर आंगन में ही बैठे थे। उसे देखते ही उनके चेहरे पे खुशी छा गई। आ गया बेटा तू, तेरी बात तेरा कब से इंतजार कर रही है, मनोहर जी ने उत्साहित स्वर में कहा। परंतु दीपक ने उस बात को कोई जवाब न देते हुए औपचारिकता कथा वश अपने पिता के पैर छूकर बोले, मैंने आपको बताया था ना पिताजी, यह रोहित है, मेरा दोस्त जो बैंक मैनेजर है।
आपने मकान के कागज़ तो निकाल के ही रखे होंगे ना। अब जल्दी से अंदर चलिए और कागज़ दिखाइए। बड़ी मुश्किल से मैं समय निकाल कर आ पाया हूँ। अब जल्दी कीजिए। बेटा, अपनी माँ से नहीं मिलोगे? मनोहर जी ने कहा। हाँ हाँ पिताजी, उनसे भी मिल लेता हूँ। मनोहर जी घर के अंदर आए और तो दीपक तेज कदमों से चलते हुए उनके पीछे पीछे आए। देखो निर्मला, तुम्हारा बेटा आया है तुमसे मिलने। अरे तुम सो गई? निर्मला, देखो तो कौन आया है, कितने दिनों से इंतजार कर रही थी तुम इस पल का। तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है, कहते मनोहर जी ने निर्मला जी को हिलाया और जगाने की कोशिश की, लेकिन निर्मला जी ने आंखें नहीं खोली। माँ उठो ना। उठती क्यों नहीं? दीपक ने जोर से पुकारा, पर उसकी आवाज़ सुनकर भी निर्मला जी नींद से नहीं जागी। जल्दी ही मनोहर जी को एहसास हो गया कि बेटे को देखने के लिए पल पल तरसती निर्मला जी की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। दीपक वही घुटनों के बल बैठ गया और माँ माँ पुकारते हुए रोने लगा। इधर मनोहर जी के तो दुख की सीमा न रही। पत्नी के जाने की गम में वो फूट फूट के रो पड़े। रह कर उसे उन्हीं सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। कुछ देर बाद आस पड़ोस के लोग भी आने लगे। निर्मला जी के मृत शरीर को जमीन पर लिटाया गया। तभी अचानक मनोहर जी के मन में एक ख्याल आया। वो जल्दी से उसी और कमरे में जाकर निर्मला जी के बिस्तर को खंगालने लगे, लेकिन जैसे ही तकिया उठाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ निर्मला जी की पिछले 4 दिनों की दवाई पड़ी थी। तभी उन्हें याद आई डॉक्टर की वह बात, जब डॉक्टर ने कहा था निर्मला जी की एक वक्त की दवाई भी छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। फिर मन ही मन बोले, दीपक के आने की खबर सुनने के बाद जब मैं उसे दवाई देने लगता तो वो कहती मैं खा चुकी हूँ, लेकिन सारी दवाई तो जय को दे पड़ी थी। इसका मतलब 4 दिनों से निर्मला ने कोई दवाई नहीं ली थी। सोचकर ही मनोहर जी का दिमाग चकराने लगा, दिल जोरों से धड़कने लगा। दवाई के पास में ही एक कागज़ रखा था। बड़ी बेचैनी से मनोहर जी ने उस कागज़ उठाया जिस पर निर्मला जी ने लिखा था, मुझे मालूम है जिस समय आप यह पत्र पढ़ रहे होंगे उस समय तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आपका दिया हुआ वो वचन तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मैं आपसे दूर जा रही हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही तो हमारा दीपक हमारे पास आ रहा है। अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने का इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। पत्र पढ़ते ही मनोहर जी के मन मस्तिष्क में भूचाल आ गया। सारा जिसमें थर-थर काँपने लगा। वे थम से जमीन पर बैठ गए। दीपक ने पिता के हाथों पर से वो पत्र लिया और पढ़ते ही उसके आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। फिर मनोहर जी के कंधे पे हाथ रखते हुए कांपते स्वर में बोला, पिताजी संभालिए अपने आप को। परंतु जैसे दीपक ने अपने पिता को छुआ, उसी समय उनकी गर्दन झुल गई। वे अपनी मनोहर के साथ वो 8वां वचन निभाने के लिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।